सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन साइंस मॉक टेस्ट के 9वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन साइंस मॉक टेस्ट का 8वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके आगामी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में अनॉक्सी शोषण कहाँ हो सकता है। पहला ऑप्शन है केवल सिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, फिर है सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल धारीदार पेशीय कोशिकाओं में। आपसे सवाल करा जा रहा है कि अनॉक्सी शोषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं, ये कहाँ होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है पहले तो उसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, अगर हम श्वसन प्रक्रिया का एक छोटा सा झलक देखने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हमारे शरीर में जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। क्या है? जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बचे हुए ग्लूकोज से ऊर्जा को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। और मेनली आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका वायवीय शोषण, एक क्या होता है, अवायवीय शोषण। तो मेरे मित्र आप सभी इसके नाम से ही स्पष्ट हैं कि आप सभी समझ पाए होंगे कि इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। वायवीय शोषण होने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि मेरे मित्र इसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। मतलब वैसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति अब्सेंस में हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो कंप्लीट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, तो मेरे मित्र जो हमारे शरीर में पचा हुआ ग्लूकोज C6H12O6 है, जो हमारे शरीर में पचा हुआ ग्लूकोज C6H12O6 है, इसका ऑक्सीकरण होता है। और ध्यान में रखेंगे कि C6H12O6 श्वसन के प्रथम चरण में, बोले तो सर फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, प्रथम चरण में कहां पे सर, कोशिका द्रव में। कहां पे? कोशिका द्रव में। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि किसके उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सर बिना वायु के उपस्थिति में, या बोल लो ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये किस में टूट जाता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो हमारा ग्लूकोज है ये पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड और साथ में किस में टूटता है? आप सभी कहते हैं 2 ATP ऊर्जा में टूटता है। 2 ATP ऊर्जा में टूटता है। अब मेरे मित्र ये पाइरुवेट ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि जो सेकेंड और लास्ट स्टेप है रिस्पिरेशन की, तो ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके क्या करती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे CO2 H2O और ऊर्जा का निष्कासन करती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यही पाइरुवेट हमारे लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन के अब्सेंस, हमारे मसल्स पेशी में ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करती है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है। और मेरे मित्र यही पाइरुवेट जो है वो ईस्ट के फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, एथेनॉल का निर्माण भी करती है। यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के द्वारा पाइरुवेट किस में बदल जाता है सर, एथेनॉल और CO2 में बदल जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहां पे बात करी गई थी किसकी सर, अनॉक्सी शोषण की। तो आप सभी कहेंगे कोशिका द्रव में होगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होगी क्या देख रहे हैं, 2 ATP। लेकिन अगर वायवीय शोषण रहता है, यहाँ पे जो वायवीय शोषण रहता है हमारा यहाँ पे, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें लगभग ऊर्जा हमारा 38 ATP के रूप में निष्कासित होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण में क्या होती है, ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। साथ ही आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इस ATP को हम लोग क्या कहते हैं, बायो एनर्जी कहते हैं, यानी कि जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं। और जीवों के समस्त कोशिका में
जीवों के समस्त कोशिका में सर ऊर्जा का सार्वनिक वाहक किसे माना जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे एटीपी को माना जाता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि किसी भी जीव के समस्त कोशिका में ऊर्जा का यूनिवर्सल कैरियर यानी कि सार्वत्रिक वाहक कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा गुरुजी? एटीपी। ध्यान रखना कि सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? आप सभी कहेंगे वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होगी। सभी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? आप कहेंगे सर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होगी। और यहां पे ग्लूकोज का क्या होता है? आप कहेंगे पूर्ण विखंडन यानी कि हम कह सकते हैं कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं डैश होगी? समान दिशा में, यादृच्छिक दिशाओं में, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के विपरीत। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि दो समांतर सीधे चालक में, तो मान लीजिए कि एक चालक आपका ये है और दूसरा चालक आपका ये है, दूसरा चालक आपका ये है। ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, हम सभी को क्या मालूम है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, कि अगर किसी सीधी धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा हो, तो बाकी की जो उंगलियां की डायरेक्शन है आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एरो का जो निशान है वो धारा के प्रवाह का दिशा है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो हमारा फिंगर है वो किधर जा रहा है? आप कहेंगे गुरुजी फिंगर जो है वो इस और डायरेक्शन दे रहा है। कैसे? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुई, अगर धारा प्रवाह की दिशा ये है तो सेम इसमें भी आप कहेंगे गुरुजी सेम होगा डायरेक्शन। क्या होगा? जैसे जैसे इसका है, जैसे आपका पहले का है, वैसा ही क्या होगा? दूसरे का ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लगाएंगे तो चुंबक क्षेत्र की दिशा दोनों में क्या होगी? आप कहेंगे समान। तो जो सवाल पूछा जा रहा है, कि यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप सभी कहेंगे गुरुजी समान ही होगा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ध्यान में रखना कि किसी सीधी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होता है वो क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि मान लो कि ये सीधी धारावाही चालक तार है और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब ये सभी वृत्त बन रहे हैं, उसका सेंटर क्या है? एक ही है। तो सर किसी सीधी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो क्या होती है? आप कहेंगे स्वकेंद्रित वृत्त होती है। क्यों? क्योंकि सभी का सेंटर क्या होता है? एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम ओजोन की बात करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? O3। और क्या पढ़ते हैं सर? ओजोन पढ़ते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है? आप सभी कहते हैं गुरुजी ये ऑक्सीजन का अपरूप है। क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। और मेरे मित्र इसका निर्माण कैसे होता है? तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि वायुमंडल के मतलब हाई एल्टीट्यूड पर जब ओजोन लेयर अणु पर जो आपका ओजोन लेयर है उसके अणु पर जब सन का अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है तो मेरे मित्र क्या होता है सर? ये आपका जो ओजोन है वो ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत जो यूवी आपका अल्ट्रावायलेट रे है उसके चलते ये किस में बदल जाता है? O3 में बदल जाता है, ओजोन में बदल जाता है। तो ओजोन का निर्माण किससे हो रहा है? तो सर O2 अणु पर अल्ट्रावायलेट रे के पड़ने से हो रहा है। तो जो सवाल है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत अल्ट्रावायलेट रे विकिरण का क्या है? एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड, आप कहिएगा गुरुजी ये विषैला होता है, पॉइजनस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हार्मफुल तो ये गैसेस भी हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लीड्स करने में इसका महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन वायुमंडल में इसका रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर CO2 ना हो तो फिर जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है अगर पेड़ पौधा नहीं बचेगा तो जीव जंतु की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा
जा रहा है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध कर देता है, यह शुक्राणु के स्राव को अवरुद्ध कर देता है, यह डिंब के स्राव को निरुद्ध कर देता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये लूप क्या है? अच्छा, लूप से पहले भी आपको यह समझना होगा कि गर्भ निरोधक क्या होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि गर्भ को पलने से रोकना क्या कहलाता है? आप कहेंगे गुरुजी गर्भ निरोधक कहलाता है। अब गर्भ निरोध के कई तरीके हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं गर्भ निरोध के तरीके का, तो पहला तरीका क्या होता है? पहला होता है सर नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, नेचुरल मेथड। और मेरे मित्र नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि में क्या होता है? तो आप सबों को मालूम है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो सर स्पर्म और ओवम का क्या होगा? आप कहेंगे मिलना होगा, यानी कि स्पर्म और ओवम के डिफ्यूजन से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, या स्पर्म और ओवम का डिफ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि नेचुरल मेथड के थ्रू क्या किया जाता है कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में क्या होता है? ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, यानी कि अंडो उत्सर्ग स्टार्ट होता है। ओवरी से क्या होता है? एग रिलीज होता है। और अगर उस समय इंटरकोर्स से बचा जाए तो मेरे मित्र जो मतलब गर्भ ठहरना है वो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ये गर्भ निरोध का क्या हो जाएगा? एक आप कह सकते हो नेचुरल प्रोसेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन मतलब 14वें दिन के बाद अगर कुछ दिन तक मैथुन की प्रक्रिया ना किया जाए तो मेरे मित्र गर्भ ठहराव से बचा जा सकता है, और ये क्या होगा? आप कहेंगे सर नेचुरल प्रोसेस यानी कि प्राकृतिक विधि होगा। और दूसरा मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि दूसरा होता है आपका मैकेनिकल मेथड। दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र? मैकेनिकल मेथड को हम लोग यांत्रिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक विधि कहते हैं। और इस यांत्रिक विधि में हम लोग किसी न किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यांत्रिक विधि में मेल के द्वारा कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकने के लिए, और साथ ही साथ मेरे मित्र फीमेल के बॉडी में या फीमेल के लिए क्या किया जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस में कौन आ जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, लूप आ जाता है या फिर कॉपर टी आ जाता है। लूप आ जाता है या फिर कॉपर टी आ जाता है। अब लूप और कॉपर टी जो है ये क्या किया जाता है? तो सर फीमेल के यूटेरस में फिट किया जाता है, और लूप और कॉपर टी के फिट होने से फीमेल के यूटेरस यानी कि गर्भाशय से बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का क्या होता है सर? निष्कर्षण या श्रवण होता है, जिस वजह से जो सर स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी से बाहर हो जाते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरीके से जो एम्ब्रायो है उसका इम्प्लांटेशन यानी कि उसका सर प्रत्यारोपण गर्भ में नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो फीमेल इंट्रायूटेरिन डिवाइस लूप या कॉपर टी है, ये धातु या कॉपर की बनी होती है। ये फीमेल के यूटेरस में फिट किया जाता है, गर्भाशय में फिट किया जाता है, और जैसे ये फिट किया जाता है तो मेरे मित्र उससे क्या होता है कि फीमेल के यूटेरस से बहुत सारा म्यूकस सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से संभव है कि जो स्पर्म वगैरह होते हैं वो भी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से थोड़ा भी एम्ब्रायो बना होगा, उस एम्ब्रायो को सर ये म्यूकस निकलने के चलते क्या होती है? यूटेरस पूरा क्लीन हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि सर जो एम्ब्रायो है उसका इम्प्लांटेशन यूटेरस में हो ही नहीं पाया, प्रत्यारोपण में हो ही नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे डेवलप नहीं करेगा। तो मेरे मित्र ये क्या है? आप सभी कहेंगे मैकेनिकल मेथड है। दूसरा मेरे मित्र केमिकल मेथड होता है, जिसमें क्या किया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केमिकल मेथड में बहुत सारे ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर बहुत सारे अन्य तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? प्रोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, जो क्या करते हैं? हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। और मेरे मित्र जो लास्ट वन होता है वो क्या होता है? आपका सर्जिकल मेथड, जिसको हम लोग वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। यह डिंबवाहिनी नलिका के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। आप कहेंगे गुरुजी इसको फैलोपियन ट्यूब में डाला ही नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फैलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध ही नहीं करेगा। अब यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करेगा? बिल्कुल मेरे मित्र, क्योंकि इसके डालने से यूटेरस में डालने से
ये जो है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये कहां जाता है सर? यूटेरस में जाता है। तो इसके डालने से म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जिस वजह से जो फर्टाइल एग वगैरह है वो क्या होते हैं? बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो उसका इम्प्लांटेशन क्या होता है सर? यूटेरस में नहीं हो पाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि यह शुक्राणु के स्राव को अवरुद्ध करता है। मेरे मित्र, स्पर्म के सेक्रेशन को अवरुद्ध करने का इसका कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के बॉडी में होता है। और ये डिंब के स्राव को निरुद्ध करता है। मेरे मित्र, ऐसा भी नहीं है। डिंब के स्राव यानी कि जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, उससे जो सेक्रेशन रिलीज होती है उसको ये रोकने का कार्य नहीं करता है। ये क्या करता है? भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध कर देता है। और याद रखिएगा कि इसी कारण से जब कोई लोग सर लूप और कॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और वो भूल जाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक क्या होती है? गर्भधारण नहीं हो पाती है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? लार का पीएच मान 6.2 से 8, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग लार के पीएच वैल्यू की बात करेंगे, लार के पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो दो कंडीशन लेंगे। अगर हम बिफोर मील जाएंगे तो जो हमारा लार होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक 7.4 के आसपास लेते हैं। और अगर हम आफ्टर मील जाते हैं, आफ्टर मील यानी कि भोजन के बाद, तो हम सभी कहते हैं लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग हम 5.8 लेते हैं। कितना? 5.8 लेते हैं। तो पहला तो आपका होगा नहीं। दूसरा है कि शुद्ध रक्त का पीएच मान, यहां पे ध्यान रखिएगा 7.35 से 7.45, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 9, बिल्कुल गलत है। तो मेरे मित्र सही आपका क्या है? तो आप सभी कहेंगे केवल और केवल 2। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? प्लाज्मा कोशिका, आप कहेंगे ब्लड में होता है। घनाकार उपकला, तो सर इसकी जो कोशिकाएं होगी वो कॉलुमनर होती है, सॉरी क्यूबाइडल होती है। सल्की उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ये चपटी होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaCO-Cl2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स क्या है? CaO-Cl2 क्या है? आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। और यहां पे ब्राइन की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ब्राइन का बिलियन हम लोग किसको कहते हैं, या ब्राइन का घोल किसे कहते हैं हम लोग? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त जलीय विलयन को, NaCl के संतृप्त जलीय विलयन को क्या बोला जाता है? आप सभी याद रखना, ब्राइन का घोल बोला जाता है, ब्राइन का सॉल्यूशन बोला जाता है। मेरे मित्र, जब NaCl के जलीय सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा देने पर इसमें जो रिएक्शन होता है उस दौरान क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आपका क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और ये क्लोरीन गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर से प्रवाहित की जाती है, तो मेरे मित्र ये किसका निर्माण करता है? CaOCl2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaCO2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी एक्स क्लोरीन है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है। कई सारे छात्रों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान जब 6CO2 6H2O के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तब ये क्या निर्माण करता है? C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण करता है। अब ये जो ग्लूकोज बना है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है? मेन प्रोडक्ट है।
अब मेरे मित्र, जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो सर जितना ये निर्माण करता है उतना का ये यूज नहीं कर लेता है। मेरे मित्र, पौधा कुछ ग्लूकोज को क्या करता है सर, स्टोर करके भी रखता है। और पौधा जो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है वो किस रूप में, तो ध्यान में रखेंगे स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है, आप कहेंगे स्टार्च या मंड के रूप में संश्लेषित किया जाता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाता कि मानवों में जो आपका ग्लूकोज है वो किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो आप सभी कहेंगे सर ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहां पे पादप की बात करी गई। अगर मानवों में पूछा जाए, मानवों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, मानवों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो आप सभी क्या कहोगे, आप कहेंगे गुरुजी ये ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। और मेरे मित्र, जब कभी भी हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी इसी ग्लाइकोजेन का उपयोग करके हमें क्या करती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। बाद बाकी वसा, प्रोटीन, विटामिन की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी दीज ऑल आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, पोषक तत्व कहलाएंगे। जहां पे वसा जो है वो क्या है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। प्रोटीन आपके शरीर के मसल्स को डेवलप करता है। और विटामिन सर रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी धमनियों में रक्त की जो प्रवाह होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और धमनियों में रक्त के प्रवाह के वजह से ही हमें क्या होती है सर, जो यहाँ पे आपके नाड़ी का स्पंदन है वो पता चलता है। यानी कि जो आप क्या कह सकते हो कि जो नब्ज है, जो नब्ज की दर है वो पता चलता है। तो सवाल बहुत ही सरल है कि स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण? बिल्कुल नहीं। फेफड़े में प्रवाहित रक्त के कारण? बिल्कुल नहीं। सिरों में प्रभावित रक्त के कारण? नहीं। क्या होगा सर, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण हमें क्या होती है सर, जो नाड़ी की गति या नब्ज की गति है वो पता चल पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं या पल्स मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। मेरे मित्र, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है 2Cu+O2। क्या बना रहा है सर, कॉपर 2 ऑक्साइड बना रहा है। याद रखिएगा क्या बना रहा है, ये कॉपर 2 ऑक्साइड बना रहा है। अच्छा, कॉपर 2 ऑक्साइड इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहां पे भी कॉपर की कौन सी वैलेंसी लेनी होगी सर, 2 वाली वैलेंसी लेनी होगी, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। अब ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये क्या है सर, आप ध्यान में रखेंगे कि कॉपर 2 ऑक्साइड, यहां पे हमें फिर से लिखना पड़ेगा, चिल्ला, कॉपर 2 ऑक्साइड जो है ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे एक ब्लैक है, मतलब आप कह सकते हो कि ब्लैक कलर सब्सटेंसेस है। इसका रंग कैसा होता है सर, ब्लैक होता है। जब आपका तांबा का कोई सामान, कॉपर का कोई सामान बहुत ज्यादा दिन तक बाहर में रह जाता है तो उसके ऊपर में एक ब्लैक लेयर का क्या हो जाता है सर, यानी कि उसके ऊपर में काले कलर का एक परत आ जाता है, और एक्चुअली में वो काले कलर का परत क्या है सर, कॉपर 2 ऑक्साइड है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कॉपर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने पर निर्मित कॉपर 2 ऑक्साइड का रंग, तो आप कहेंगे ब्लैक। ध्यान देंगे कि यहां पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, मतलब सर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर के ऑक्सीकरण के फलता क्या हो रहे हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड का ब्लैक कलर निर्मित हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर और ऑक्सीजन, आप कहेंगे सर यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट के कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीकरण एक साथ कैसे होगा, हम कहेंगे कि सर कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरे मित्र, केवल कॉपर, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी u कितना है -5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी -2 सेंटीमीटर है, तो सर आवर्धन पूछा जा रहा है। दर्पण के लिए आवर्धन -v/u होगा, माइनस साइन रहेगा, -v/u है तो -2/-5, ये और ये कैंसिल, m = -2/5,
सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या कहिएगा कि विद्युत से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो उष्मा ऊर्जा के रूप में होगी, और उष्मा ऊर्जा को हम लोग H=I² के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है 10 ओम। क्या कह रहा है? 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड की बात की जा रही है, और साथ में क्या पूछा जा रहा है कि धारा कितनी होगी, जबकि H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 360 जूल। क्या कहिएगा कि गुरुजी 360 जूल इक्वल टू I² इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा। I² इक्वल टू 360 बटा 10, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा। I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे √36, और ये कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी वोल्टमीटर जो है ये तो विभवांतर को मापेगा, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। अब ये प्रतिरोध क्या है? तो सर धारा प्रवाह का विरोध करने वाला गुण, धारा प्रवाह का विरोध करने वाला गुण, और जो वोल्टेज सेल है तो आप कहेंगे गुरुजी इसी में केमिकल रहता है और ये विभवांतर उत्पन्न करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज सेल है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब अमीटर है तो सर इससे विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यहां पे स्पर्म का साइन दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जब हम स्पर्म के डायग्राम की चर्चा करेंगे तो ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, इस पूरे पोर्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्यान में रखेंगे, हेड के नाम से जानते हैं। और ये जो आप यहां से देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक की संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग मिड पीस के नाम से जानते हैं, मिड पीस के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। तो मेरे मित्र ए जो है आप कहेंगे हेड को बता रहा है, और बी जो है वो मिड पीस को बता रहा है, ठीक है, और सी जो है वो टेल को बता रहा है। अब सवाल ये है कि गुरुजी इसका काम क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो स्पर्म का हेड होता है इसमें क्या होते हैं? सर इसमें न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। और क्रोमोसोम जो है आप कहेंगे गुरुजी जब केंद्रक है तो यहां पे क्रोमोसोम मौजूद ही होगा। तो सर ये जो आपका स्पर्म का हेड होता है एक्चुअली में यही किसी युग्मज के लिंग के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप कहेंगे फिर ये दोनों पार्ट क्या करता है? मेरे मित्र जो मिड पीस वाला पार्ट है इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और मेरे मित्र ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सर स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जो टेल यानी कि पूंछ वाला भाग है ये स्पर्म को मूव करने में मदद करता है, स्पर्म को मूव करने में मदद करता है, मूव करने यानी कि गति करने में मदद करता है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सवाल है कि मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। हम सभी कहेंगे केवल भाग ए। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर हम बात करेंगे मानव के स्पर्म की तो वेल डिफाइन इसका डायग्राम क्या होगा जरा सा बोर्ड पे गौर फरमा लेंगे। जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन आप कहेंगे हेड, और ये पूरी पोर्शन क्या कहलाएगी? मिड पीस कहलाएगी, जहां पे क्या देख रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियन सेल मौजूद हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियन सेल क्या करते हैं? सर स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप स्पर्म के हेड में एक कैप जैसी संरचना देख रहे हैं, इस कैप जैसी संरचना को हम लोग एक्रोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसम। और ये जो आप गोल वाली संरचना देख रहे हो ये क्या करते हैं सर? इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये व्हाइट वाली संरचना को हम लोग सेंट्रियोल्स, और यहां जिससे आपका
कह सकते हो कि हेड और मिड पीस आपस में जुटा हुआ रहता है, उसको हम लोग नेक कहते हैं। और ये जो पूंछ है सर, एक्चुअली इसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, जो स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो हेड का आगे वाला पार्ट है, ये जो हेड का आगे वाला पार्ट है, यहां से एक एंजाइम सिक्रेट्स होता है, एक एंजाइम स्रावित होता है, जो स्पर्म को एग को भेदने में, पेंट्रेट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही मेरे मित्र, स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशील, गतिशील जनन कोशिका। तो अगर आपसे कहीं पे भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से गतिशील जनन कोशिका का उदाहरण है, निम्न में से गतिशील जनन कोशिका का उदाहरण है, तो आप सभी याद रखेंगे गतिशील जनन कोशिका हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्म। क्या हो जाएगा, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, बहुत ही हलवा सा सवाल, कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों? आप कहेंगे गुरुजी क्योंकि वहां पे कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं जो प्रकीर्णन कर पाए, किसका, प्रकाश का, इसीलिए हमें वो अंधेरा नजर आता है। तो सवाल है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? पहला है वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, परावर्तन नहीं होने के कारण, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, स्कैटरिंग नहीं होने के चलते सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान हमें कैसा नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? मतलब सर, पशु के द्वारा जो उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो नहीं है, ये आपको बताना है। क्या कहेंगे कि अमोनिया जो है ये जलीय, अमोनिया क्या है, जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है, जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है। जबकि मेरे मित्र यूरिया क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यूरिया जो है वो स्तनधारी यानी कि मैमल्स का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। यूरिक अम्ल जो है वो एबीज वर्ग के जो जंतु हैं उसके लिए है, पक्षी वर्ग के जंतु के लिए। जबकि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि पशुओं के मसल्स कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो आपका एसिड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड, जो मसल्स क्रैम्प का कारण बनता है। और ये क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है, इसमें क्या मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। और इस लैक्टिक एसिड का निर्माण क्या होता है, कहां होता है, आप कहेंगे मसल सेल में ऑक्सीजन के अब्सेंस में। पायरुवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे कि पावर तो गुरुजी यहाँ पे 10 डायोप्टर दिया गया है और अवतल लेंस की बात की गई है, तो हम सभी कहेंगे कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो पावर भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो P इक्वल टू 1/f तो सब जान रहे हो चला, -10 इक्वल टू 1/f, -10f इक्वल टू 1 और f इक्वल टू आप कहेंगे 1/-10, ये हो जाएगा -0.1 मीटर। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, आप सभी कहेंगे गुरुजी -0.1 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होती है। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि H इक्वल टू I² होता है, तो H जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, साथ ही प्रतिरोध के समानुपाती होता है और साथ ही सर समय के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके घबरा नहीं जाना है सर, पढ़ेंगे आप खुद छांट लेंगे। पहला ऑप्शन है कि आपसे सवाल यह पूछा गया कि कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से व्यक्त करता है। पहला में है कि मिट्टी, मूलरोम, मूल बलकुट, ठीक है, मूलों का जाइलम और पत्तियों का फ्लोएम। आप कहेंगे गुरुजी जल के संवहन में पत्ती का फ्लोएम क्या करेगा, तो गलत हो गया। अब है दूसरा कि मिट्टी, मूलरोम यानी कि रूट हेयर, मूलों का जाइलम, बिल्कुल सही है। मूलों का फ्लोएम क्या करेगा यहाँ पे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी चला जाएगा। तीसरा है मिट्टी, मूलरोम, मूल बलकुट, मूलों का जाइलम,
तने का जाइलम और पत्ती का जाइलम। आप कहेंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेवार होता है और हमें पता है कि जल का जो संवहन होता है, परिवहन होता है, उसमें जड़ के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है मिट्टी से। तो मेरे मित्र पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी में होता है और एक्चुअली में पौधे के जड़ में जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जल अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। तो मेरे मित्र जो सही क्रम होगा उसमें मिट्टी और फिर मिट्टी से कौन जल अवशोषित करेगा, मूलरोम, वो किसको भेजेगा, आप कहेंगे मूल बल्ब्स को भेजेगा और वो मूल जाइलम को, फिर तने के जाइलम को और फिर पत्तियों के जाइलम होते हुए पत्तियों तक पानी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। नेक्स्ट में कहा जा रहा है मिट्टी, मूलरोम, मूल बलकुट, मूलरोम, मूलों का जाइलम, मूलों का फ्लोएम। आप कहेंगे फ्लोएम की बात यहां पे भी करके इस ऑप्शन को क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है। मेरे मित्र आप सभी इसका जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। लिवर फ्लूक, लीच, समुद्री शैवाल। आप कहेंगे गुरुजी ये सब बहुकोशिकीय हैं, जबकि अमीबा आप कहेंगे सर एकल जीव है, एक एकल कोशिका जीव है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि सही विधान का चयन करें, इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला है कि इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय एनारोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने देखा है कि सर अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है या रिलीज होती है। अब दूसरा है कि एटीपी खंडित हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाले ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को संचालित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो एक 3 कार्बन वाला अणु भी है। आप कहेंगे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमसे कहा जा रहा है सही विधान का चयन करें। सही विधान क्या होगा सर जी, तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा। यहां पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, एक तो सर ये प्लस है तो हम ये कहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो आप कहेंगे सीधा होगा गुरुजी, और 1 से वैल्यू छोटा है तो आप कहेंगे गुरुजी ये छोटा होगा। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक की तो बात ही नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही चला गया। अब मामला फंस रहा है आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा। तो मान 1 से कम है, अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार दोनों बराबर हो तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप कहेंगे 1 आएगा। अब अगर 1 से कम आ रहा है मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कम हो जा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज क्या हो रहा है, छोटा। तो जो सवाल है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और छोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, नहीं 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा है कि जीवित प्राणी पीएच परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण प्रास में ही जीवित रह सकता है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक लाइफ के लिए एक पीएच वैल्यू होता है। जैसे कि आप किसी जलीय जीव की बात करते हो, अगर अम्ल वर्षा के चलते या किसी कारण से पेस्टिसाइड, पेप्टिसाइड, इन सभी की वजह से अगर जल में क्या होती है, जो एल्कलीन का या आप कह सकते हो पीएच लेवल है जल का वो बढ़ जाता है तो मेरे मित्र उस जल में रह रहे जलीय जीव क्या होते हैं, खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सर्वाइवल के वैसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पे सर जीने और मरने की बात हो जाती है। तो सिंपली जीवित प्राणी पीएच परिवर्तन की एक संकीर्ण प्रास में जीवित रह सकते हैं, सही है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, यह भी सही है। और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। और मेरे मित्र दांतों में सड़न को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटल कैविटी कहते हैं। और इसको टूथ डिके बोला जाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हुई, तो इस सड़न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टूथ डिके यानी कि दंत क्षय के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से? दंत क्षय के नाम से जानते हैं। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप कहेंगे केवल और केवल ए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन चतुसंयोजी होते हैं, त्रिसंयोजी होते हैं, द्विसंयोजी होते हैं, एक संयोजी होते हैं। मेरे मित्र आप सभी इसका जवाब देंगे और हमें अच्छा लगेगा कि आप सभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इजीली तरीका से ले रहे हैं, और मैं जानना चाहूंगा आप सभी छात्रों का कमेंट। बहरहाल अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो आप कहेंगे किया गया कार्य धनात्मक होगा। ध्यान रखना कि जब जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, किया गया कार्य शून्य होगा। यहां पे हम लिख दें जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो आप सभी ये ध्यान में रखना चला कि किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कि दूध किसका मिश्रण है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक्चुअल में ये जल, वसा और प्रोटीन इस तीनों का मिश्रण है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला है कि द्रव के कण अस्थायी होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं सर। द्रव के कण अपने सतह में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द्रव के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उसके सतह में चलने के चलते, वही गतिज ऊर्जा जब बहुत अधिक होता है तो वो सतह को छोड़ करके पार कर जाता है और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो द्रव के कण होते हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं, और ये अपने सतह में जिगजैग मोशन में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। पहला तो ये था। दूसरा है कि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल होता है, और इसी रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये तो हम आपको बताएं, इसीलिए द्रव के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम है। R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही ना फॉर्मूला लगाएंगे चले दो प्रतिरोध के लिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4 गुना 6 बटा 4 प्लस 6, 24 बटा 10। आरपी इक्वल टू कितना? आप कहेंगे 2.4 ओम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसी को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। मेरे मित्र अपवर्तन की घटना क्या होती है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो कुछ मुड़ जाता है, और प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे अपवर्तन। विवर्तन मेरे मित्र इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, और प्रकाश की किरणों का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना डिफ्रैक्शन कहलाती है। और विचलन तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश के कणों का मुड़ना, डेविएट होना एक ही शब्द होता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, विचलन कोण तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल होगा प्रिज्म में वो क्या होगा? विचलन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि रीना 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टी होता है, तो हम सभी क्या कहेंगे? डी इक्वल टू एस टी हो जाएगा, और टी इक्वल टू डी बटा एस।
ये चीज याद रहना चाहिए। चला हम आपको सीधे टी इक्वल टू डी बटा एस भी कह सकते थे, लेकिन ये पूरा क्यों लिखे, आपका फॉर्मूला रिवाइज हो गया। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, अब जो हमारा रीना का चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर का है, तो ये दूरी मीटर में है और ये चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो सॉल्व होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 8 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करना चाहेंगे तो 8 गुना 5/18 कर देंगे, कोनो दिक्कत? आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 200 बटा 40/18 हो जाएगा और t इक्वल टू 200 गुना 18/40, 40 पंचे 200, 18 पंचे 90 सेकेंड, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि सभी द्रव और गैस डैश हैं, ठोस, अर्धचालक, तरल, विद्युत रोधी। याद रखेंगे कि जितने भी द्रव हैं और जितने भी सर गैस हैं उन सभी को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फ्लूइड यानी कि तरल। ये लिक्विड बोला जा रहा है, ये नहीं होगा, यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। तो फिजिक्स में सभी द्रव और गैस को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे तरल बोला जाता है। अर्धचालक सामान्यतः कौन पदार्थ होते हैं, तो मेरे मित्र जो उपधातु होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, सेमीकंडक्टर वाली होती है। और विद्युत रोधी कौन से पदार्थ होते हैं, तो जो मेरे मित्र अधातु होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ठोस, तो एक और चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और साथ में ध्यान में रख लेंगे कि अधातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, आपका काम यहां से भी तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। ये आपका है स्लाइडन और एनाटोनी वॉन लिवेनहॉक, थियोडर स्वान, रॉबर्ट हुक। क्या कहिएगा कि गुरुजी रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं जो आपको कमेंट करना है। ध्यान रखिएगा कि हम आपको पहला सवाल ये दे रहे हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने करा, ये आप सभी यहां पे सर भरेंगे। ऑप्शन सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्लाइडन एवं स्वान, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्लाइडन एवं स्वान ने कौन सी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्लाइडन एवं स्वान ने कौन सी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेरे मित्र ये आप सबों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात, आप कहेंगे 1:8 होगा, किस नियम के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात के नियम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जब मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का अध्ययन करा तो उसमें सबसे पहले उन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे का अध्ययन करा, जिसमें उन्होंने क्या पाया कि अगर हमारा शुद्ध लंबा और शुद्ध पौना के बीच में संकरण कराया जा रहा है तो जो हमें ट्रेट्स मिल रहे हैं वो क्या है, तो सर वो शुद्ध लंबा है। जो हमें ट्रेट्स मिल रहे हैं वो क्या है, शुद्ध लंबा है। क्या है, शुद्ध लंबा। अब जब उन्होंने F2 जनरेशन पे अध्ययन करना शुरू करा तो उन्होंने दो जोड़ी विपरीत गुण के पौधे का अध्ययन, दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे का क्या कराया सर, आपस में सर संकरण करवाया। और उन्होंने क्या देखा कि सर जो लंबापन, बौनेपन, सर झुर्रीदार, इन सभी का प्रॉपर्टीज है ये क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, यानी कि वंशानुगत हो रहा है। तो वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। पहला है कि कुछ F1 संतति गोल बीज वाले लंबे पौधे होते हैं और कुछ झुर्रीदार बीज वाले होते हैं, नहीं।
F2PD में वे सभी लंबे पौधे हैं और गोल बीज वाले होते हैं? नहीं सर, लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है आपसे कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। बहुत ही सर इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे का आप यूं मान लो फेवरेट, अगर किसी शिफ्ट में रिपीट करता है तो डिट्टो सवाल होगा। आंसर याद रख लेना 11.1%। अब कैसे निकलेगा? तो ध्यान में रखेंगे कि मास बाय मास परसेंटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी? मास बाय मास प्रतिशत की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि फॉर्मूला होता है इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब यहां पे है कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो मेरे मित्र हमारा कुल बिलियन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? तो 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम नमक मिला हुआ है, तो सर जी ये 360 ग्राम हो जाएगा। अब मास प्रतिशत कैसे होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट का मास 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 गुना 100, सॉल्व कर लेना चला 11.1% आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ही यही होता है और मेरे मित्र आप इसको इसी तरीके से टैकल करेंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कि एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? द्विविखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन। क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि कोशिका विभाजन के सामान्यतः 3 प्रकार हैं, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जिसमें असूत्री विभाजन की प्रक्रिया किसमें होती है? प्राचीन जीवों में होती है। किसमें होती है? प्राचीन या आदिम जीवों में होती है। जबकि सूत्री कोशिका विभाजन किसके लिए जरूरी है? तो आप सभी कहते हैं कि सर टूटे फूटे उत्तकों के मरम्मत के लिए जरूरी है। किसके लिए? टूटे फूटे उत्तकों के मरम्मत के लिए जरूरी है। टूटे फूटे उत्तकों के मरम्मत के लिए जरूरी है। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहां होता है? आप सभी कहते हैं जनन प्रक्रिया में होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता है। तो सवाल आपसे है कि एक संतति कोशिका डाउटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार आधी हो जाती है? आप सभी कहेंगे सर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के चलते क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो चला जी असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़े हुए हों। C4H10 आप कहेंगे गुरुजी ये ब्यूटेन है हमारा। C3H8 आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा प्रोपेन है। C2H4 आप कहेंगे गुरुजी ये तो सीधे CnH2n है। इसी को हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। और इसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे इथीन ना हो जाएगा गुरुजी, 2 कार्बन है तो। और C2H6 आप कहेंगे गुरुजी ये इथेन हो जाएगा। अच्छा CnH2n है, इसमें कार्बन और कार्बन क्या होंगे? आप सभी कहेंगे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड में जुड़े होंगे और हाइड्रोजन फिर इस तरीके से होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है असंतृप्त है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। जबकि और सभी में कार्बन सर सिंगल बॉन्ड में जुटे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होती है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होते हैं, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होते हैं। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या कहते हो कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि अगर हम किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। और हम सभी क्या कहते हैं कि सभी रंगों के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो अलग अलग होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज्यादा झुकता है। लाल रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है, इसलिए उसका झुकाव प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम होता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना डैश के कारण होती है। आप कहेंगे विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होने के चलते यह परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम।
मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम किसी मोड़ पे वाहन को लेके जाते हैं और वाहन को मोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा शरीर भी झुकना शुरू कर देता है। ये किसके वजह से? दिशा के जड़त्व के वजह से। यानी कि जो हम सर मुड़ते हैं वो किसके वजह से? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के वजह से। किसके वजह से? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के वजह से। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि गति का जो पहला नियम है, गति का जो पहला नियम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? आप कहेंगे गुरुजी ये शरीर के जड़त्व के चलते हो रहा है, और जड़त्व गति के पहले नियम को बोलते हैं। सर गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम सर बल के लिए व्यंजक F=ma देता है। पहला नियम बल की परिभाषा भी देता है, बल की परिभाषा भी देता है, ये ध्यान में रखिएगा। और संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन थे मेरे मित्र, जिसको हम लोगों ने आसानी से डिस्कस कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।